नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा में महाराष्ट्र चुनाव के बाद राजीव कुमार हीरो बनने जा रहे हैं। अब वो अपने ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनवा रहे हैं, इंटरव्यू शूट करवा रहे हैं, बिल्डिंग के फुटेज कैप्चर करवाने में व्यस्त हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद दिल्ली के निर्वाचन सदन में शांति का समय है, लेकिन बुधवार को दिल्ली में एक बार फिर से हलचल मची। हलचल थी प्रमुख डॉक्यूमेंट्री चैनल के स्टाफ की, कैमरामैन की, जो कॉरिडोर में देखे गए वो बिल्डिंग के फुटेज ले रहे थे। ये पता चला है कि चुनाव आयोग के आदेश पर चैनल इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है कि चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव कैसे करवाए, जिसके बाद लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव में धांधली के आरोप लग रहे हैं और राजीव कुमार फिल्म बनवाने में बिजी हैं, वो पब्लिसिटी करवाने में बिजी हैं। शायरी के बाद अब ये उनका नया दांव है। एकनाथ शिंदे के गांव जाते ही डिजिटल मीडिया के कुछ एंकर्स बड़ा खेल खेलने लगे। महाराष्ट्र नहीं, मोदी सरकार भी गिरवाती है। सरकारें गिरवाने के लिए आंकड़े भी बता दिए हैं। उनका कहना है कि एकनाथ शिंदे, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू अब एक साथ आने वाले हैं। 2 दिसंबर को लोकसभा में बड़ा खेल भी करवा दिया है। पूरी खबर टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी के कंधे पर रख दी। कल्याण बनर्जी ने कहा है कि कांग्रेस से हमें महाराष्ट्र और हरियाणा से उम्मीद थी, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाई और अब इंडिया को एक मजबूत नेता की जरूरत है। राहुल गांधी को पीछे आना चाहिए, इंडिया को ममता को नेता चुनना चाहिए। खबर आगे बढ़ती है। बताया गया है कि आज CWC की बैठक में राहुल गांधी ने सहयोगी दलों की बातों पर गौर किया और बैकसीट पर जाने को तैयार हो गए हैं। इंडिया में दलों को कह दिया है कि केंद्र में बहुमत के लिए 272 चाहिए और जो भी नेता 173 का आंकड़ा जुटा लेगा तो कांग्रेस उसको 99 सीटों का समर्थन दे देगी और मोदी को मिलकर हटाएंगे। राहुल का ये इंडिया के नेताओं को ऑफर है। एनडीए के पास 293 सीटें हैं। नायडू, नीतीश, शिंदे की सीटें मिलाकर 35 हुई। एनडीए की सीटों में से ये सीटें माइनस करी तो 258 ही रह जाएंगे और विपक्ष की सरकार बन जाएगी। मोदी का साथ क्यों ये नेता छोड़ेंगे, ये भी बता दिया गया। बताया गया है कि नीतीश जल्द विधानसभा चुनाव कराने चाहते हैं। बीजेपी मान नहीं रही, ये लोग मान जाएंगे। नायडू जगन मोहन रेड्डी को फंसाना चाहते हैं, लेकिन मोदी के साथ होने के कारण वो अडानी के मामले में नहीं फंसा पा रहे हैं। साथ छोड़कर नाप देंगे। शिंदे तो हैं ही नाराज और अजीत पवार भी इसलिए साथ छोड़ सकते हैं क्योंकि उनके राइट हैंड प्रफुल्ल पटेल को कैबिनेट मंत्री मोदी ने नहीं बनाया था। ये लोग बना देंगे और राज्य सरकार में अजीत को डिप्टी सीएम भी बना देंगे और शिंदे को सीएम। ऐसा कैसा, ये आंकड़े भी बता दिए। बताया गया है कि महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। सरकार के लिए 145 की जरूरत है। शिंदे की शिवसेना के पास 57 विधायक हैं, उद्धव के पास 20 हैं, अजित पवार के पास 41 हैं, शरद पवार के पास 10 हैं, कांग्रेस के पास 16 और अखिलेश यादव के पास 2। कुल हुए 146। लो सरकार बन गई। 145 से एक ज्यादा विधायक और भी आ सकते हैं, यानी महाराष्ट्र में भी सरकार और मोदी भी हटा दिए। इसे कहते हैं गुणा भाग और एक सूत्र। ये खबर से बीजेपी और मोदी पस्त कर दिए और ये खबर बहुत गंभीरता से बताई गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक में महाराष्ट्र और हरियाणा चुनावों में पार्टी के अपेक्षा से कम प्रदर्शन पर बात कही। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान करते हुए आंतरिक कलह और ईवीएम को इसका दोष दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने अच्छी वापसी की, साथ ही स्वीकार किया कि बाद के राज्य विधानसभा चुनावों में इच्छा के अनुसार नतीजे नहीं मिले। खड़गे ने कहा कि चुनावों में गति हमारे पक्ष में थी, लेकिन सिर्फ गति हमारे पक्ष में होना जीत की गारंटी नहीं है। हमें माहौल को नतीजों में बदलना सीखना होगा। खड़गे ने कहा कि सबसे अहम बात जो मैं बार बार कहता हूं कि आपसी एकता की कमी और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हमें काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। जब तक हम एक होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला बंद नहीं करेंगे, तो अपने विरोधियों को राजनीतिक शिकस्त कैसे दे सकेंगे। CWC की बैठक में खड़गे ने कहा कि साथियों, चुनावों में माहौल हमारे पक्ष में था, लेकिन केवल माहौल पक्ष में होना भर जीत की गारंटी नहीं। हमें माहौल को नतीजों में बदलना सीखना होगा। क्या कारण है कि हम माहौल का फायदा नहीं उठा पाते? इसीलिए हमें पर्याप्त मेहनत करने के साथ समयबद्ध तरीके से रणनीति बनानी होगी। हमें अपने संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत करना होगा। हमें मतदाता सूची बनाने से लेकर वोट की गिनती तक रात दिन सजग, सचेत
और सावधान रहना होगा। हमारी तैयारी आरंभ से मतगणना तक ऐसी होनी चाहिए कि हमारे वर्कर्स और सिस्टम्स मुस्तैदी से काम करें। कई राज्यों में हमारा संगठन अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। संगठन का मजबूत होना हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। राज्यों के अलग अलग मुद्दों को समय रहते बारीकी से समझना और उसके इर्द गिर्द ठोस कैंपेन रणनीति बनाना भी ज़रूरी है। नेशनल इश्यूज और नेशनल लीडर्स के सहारे राज्य का चुनाव आप कब तक लड़ेंगे? हाल के चुनावी नतीजों का संकेत ये भी है कि हमें राज्यों में अपनी चुनाव की तैयारियों कम से कम 1 साल पहले शुरू कर देनी चाहिए। हमारी टीम्स समय से पहले मैदान में मौजूद रहनी चाहिए। पहला काम वोटर सूची की जांच करनी चाहिए ताकि हमारे पक्ष वालों के वोट हर हालत में सूची में बने रहें। CWC बैठक में खड़गे ने कहा कि ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जो नैरेटिव हमने राष्ट्रीय स्तर पर सेट किया था वो अभी भी लागू है। मैं मानता हूं कि EVM ने चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए इसे लेकर जितना कम कहा जाए उतना अच्छा। पर देश में फ्री एंड फेयर चुनाव सुनिश्चित करवाना चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है। बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि किस हद तक ये दायित्व निभाया जा रहा है। सिर्फ 6 महीने पहले जिस तरह के नतीजे लोकसभा में MBA के पक्ष में आए थे, उसके बाद विधानसभा का नतीजा राजनीतिक पंडितों के भी समझ से परे है। जैसे नतीजे आए हैं कि कोई भी अंकगणित इसे जस्टिफाई करने में असमर्थ है। हमें हर हालत में चुनाव लड़ने के तरीकों को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि समय बदल गया है, चुनाव लड़ने के तरीके बदल गए हैं। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति की शानदार जीत हुई, लेकिन उसके बाद भी कशमकश जारी है। कशमकश है कि मुख्यमंत्री को लेकर। दरअसल सतारा जिले के बेटे और कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने गृहनगर चले गए हैं। दरअसल जब राज्य में कोई समस्या की स्थिति हो या फिर राजनीतिक उठापटक चल रहा हो, ऐसे समय में एकनाथ शिंदे सतारा के अपने गांव के डेरे में प्रवेश करते हैं। वो अब तक करीब 6 से 7 बार मुसीबत के समय गांव जा चुके हैं। दरअसल गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कयास लगाए जाने लगे कि महायुति में सब कुछ ठीक है और शुक्रवार को महायुति की बैठक में CM के नाम का ऐलान किया जाएगा। लेकिन इस बैठक को उस वक्त टालना पड़ा जब कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अचानक अपने गांव सतारा चले गए। सूत्रों ने बताया कि शिंदे अचानक मुंबई लौट आए और आज दोपहर वो फिर सतारा जिले के अपने गांव रवाना हो गए। वोटिंग खत्म होने के बाद एकदम से वोटिंग प्रतिशत बढ़ना एक मुद्दा बना हुआ है और कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव ने महाराष्ट्र को लेकर एसवाई कुरैशी का एक वीडियो जारी किया है और लिखा है कि शाम तक मतगणना 55%, सुबह होने तक 68%। ये 13% का फर्क टक्कर के मुकाबले को पल भर में एक तरफा बना देता है। सारे आंकड़े सामने हैं, तथ्य सामने हैं और आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग लोकतंत्र को हर बार बस घायल होते देख रहा है। पता नहीं, शायद उसके दम तोड़ने का इंतजार कर रहा है। अर्थव्यवस्था पर देश को झटका लगा है। वित्त वर्ष 2025 के दूसरी तिमाही यानी जुलाई दिसंबर के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी रही है और ये 18 महीने या 6 तिमाही के निचले स्तर पर पहुंच गई है। भारत की GDP ग्रोथ दूसरी तिमाही में 5.4% रही है, जो इसका करीब 2 साल का निचला स्तर है। शुक्रवार को घोषित आधिकारिक आंकड़ों में जानकारी दी गई। 1 साल पहले की समान तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 8.1% थी। इस तिमाही में आया आंकड़ा रॉयटर्स पोल के 6.5 के अनुमान से काफ़ी कम है और अप्रैल जून तिमाही में 6.7% और पिछले साल की समान अवधि में 8.1 से भारी गिरावट को दिखाता है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अपने सोलर पावर प्रोजेक्ट से आंध्र प्रदेश को कोई बिजली की आपूर्ति नहीं की है। यह बिजली आपूर्ति और आंध्र प्रदेश से करार का मामला गौतम अडानी पर रिश्वतखोरी के आरोप में शामिल है। अमेरिकी अभियोग में आंध्र प्रदेश के अफसरों को रिश्वत देकर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने का आरोप है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2024 से शुरू होने वाली 3000 मेगावाट बिजली देने वाली ये परियोजना अपनी समय सीमा के 2 महीने बाद भी राज्य के लिए निष्क्रिय बनी हुई है, यानी उसने अभी तक बिजली सप्लाई नहीं की है। मोदी सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने TV9 के कार्यक्रम में राहुल गांधी की तारीफ की। शेखावत को राहुल गांधी से जुड़े कुछ वीडियो दिखाए गए जिसमें वो अलग अलग साहसिक खेलों में हिस्सा लेते दिखाई देते हैं।
शेखावत से जब इस पर टिप्पणी की मांग हुई तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह टाइकोंडो, जूडो, डाइविंग, डीप सी डाइविंग के लिए वीडियो पोस्ट किए, वो भारत में इस तरह के साहसिक खेलों के प्रति रुचि में बढ़ोतरी करते हैं और मैं इसके लिए उनकी तारीफ करता हूं, प्रशंसा करता हूं। इसके अलावा उन्होंने अशोक गहलोत की तुलना में सचिन पायलट को अधिक लोकप्रिय नेता बताया। योगेंद्र यादव अक्सर विपक्ष के चुनाव हारने पर विपक्ष को अधिक मेहनत करने की सलाह देते आए हैं और बताते आए हैं कि कमी कहां पर रही और क्या करना चाहिए था, लेकिन इस बार वो चुनाव में खेल की बात कर रहे हैं। योगेंद्र यादव ने कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजे सिर्फ हैरान करने वाले नहीं, बल्कि चुनावी इतिहास के परंपरागत पैटर्न को तोड़ने वाले हैं, सामान्य हैरानी की सीमा के परे हैं। उन्होंने कहा कि चुनावों के ये 4 तथ्य कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। पहला, सिर्फ 5 महीनों में महायुति ने 14% तक पहुंचकर 3/4 बहुमत हासिल कर लिया। महाराष्ट्र के 6 क्षेत्रों में अलग अलग वोटिंग ट्रेंड पहली बार गायब हो गया। बीजेपी ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में समान प्रदर्शन किया, जो चुनावी इतिहास में नया है। लोकसभा में हारने वाली पार्टी का विधानसभा में प्रचंड जीतना चुनावी इतिहास में असामान्य है, क्योंकि लोकसभा में राष्ट्रीय दल खा जाता है लेकिन विधानसभा में उल्टा होता है। लेकिन यहां गूगली हुई है, ये अविश्वसनीय है। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा में लोगों की मौत हुई और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। हिंसा पर काबू पाने के लिए पूरे इलाके में इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई थी। बता दें कि संभल में इंटरनेट सेवा 5 दिनों बाद फिर से शुरू कर दी गई। संभल हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को कोई भी निर्णय न लेने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि शांति व्यवस्था कायम रहनी चाहिए और इलाके में प्रशासन शांति बहाल करे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में निचली कोर्ट के आदेश पर कुछ आपत्तियां हैं। हाई कोर्ट की इजाजत के बिना कोई एक्शन ना हो। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में कोर्ट कमिश्नर को सर्वे की रिपोर्ट सौंपने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब तक मामला हाई कोर्ट के समक्ष लिस्ट नहीं हो जाता, तब तक कोई भी आगे की कार्रवाई पारित आदेश के अनुसार होगी। कोर्ट ने कहा कि हमने मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। 6 जनवरी को मामले पर फिर से सुनवाई होगी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर दोनों पक्ष आवेदन दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शांति और सद्भाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हम इसे लंबित रखेंगे और हम नहीं चाहते कि कुछ भी हो। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 43 देखें और देखें कि जिला को मध्यस्थता समितियां बनानी चाहिए। हमें पूरी तरह से तटस्थ रहना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि कोई अप्रिय घटना ना हो। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने निचली अदालत में आगे की सुनवाई पर भी रोक लगा दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर संभल के सांसद जिया उर रहमान वर्क ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट इसी उम्मीद से गए थे कि वहां से हमें फैसला मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो काबिल तारीफ है। कोर्ट ने प्रशासन को हिदायत दी है कि वो निष्पक्ष रहें। जिया उर रहमान ने कहा कि शुरू से ही हमारी समाजवादी पार्टी जांच कमेटी की मांग कर रही है, लेकिन जो जांच कमेटी का गठन होना चाहिए वो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में होना चाहिए, तभी इसमें इंसाफ होगा। संभल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश का सरकार हमेशा पालन करती है। समाजवादी पार्टी लगातार कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करती है। मैं कोर्ट के आदेश का स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी को मैं आगाह करता हूं कि वो माहौल खराब करने का काम न करें। राज्य के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। हम आदेश का सम्मान करेंगे और उसी हिसाब से काम करेंगे। किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखेंगे। निष्पक्ष जांच कराएंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में बांग्लादेश से एक बार फिर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही। जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हम बढ़ती अतिवादी गतिविधियों से भी चिंतित हैं। हिंसा और बहकावे की बढ़ती घटनाओं को केवल मीडिया की खबर बताकर खारिज नहीं किया जा सकता। हम बांग्लादेश की सरकार से कहना चाहेंगे कि वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाएं।
शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे की वजह से कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला ने सांसदों से अपील की कि प्रश्नकाल को सुचारू रूप से चलने दें। करीब 10 मिनट के कार्यवाही के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। वहीं राज्यसभा में भी हंगामे की वजह से कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रश्नकाल पूरा होने देने की अपील की। इसके बाद उन्होंने सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया। कर्नाटक भाजपा में अंदरूनी लड़ाई अब पब्लिक में होने लगी है। गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा और विजयपुरा विधायक विद्रोही नेता बसंत गौड़ा पाटिल यत्नाल की लड़ाई सड़क पर आ गई। यत्नाल ने सदानंद गौड़ा से अपना मुंह बंद रखने को कहा, साथ ही कहा कि नहीं तो मैं उनका पर्दाफाश कर दूंगा। मैंने वक्फ के खिलाफ बोला है और गौड़ा परेशान क्यों हैं। विधायक यत्नाल ने आरोप लगाया कि सदानंद गौड़ा ने पूर्व सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ मुझसे भी ज्यादा खराब बातें कही थी। मैं उन लोगों के बारे में नहीं बोलना चाहता जो प्रासंगिक नहीं है। मेरा किसी भी राजनेता के साथ कोई तालमेल नहीं है। बता दें, विधायक यत्नाल और वरिष्ठ विधायक रमेश जारकीहोली ने प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र के खिलाफ बगावत कर दी है और उनके नेतृत्व को खुलकर चुनौती दी है। उनके वक्फ मुद्दे को लेकर पूरे राज्य में समानांतर बैठकें और कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। विजेंद्र के समर्थकों ने हाईकमान से कार्रवाई शुरू करने और पार्टी नेताओं को खुलेआम उनका विरोध करने से रोकने का आग्रह किया है। बता दें, गुरुवार को ये सब तब शुरू हुआ जब गौड़ा ने कहा कि जो कोई भी बदलाव चाहता है उसे सार्वजनिक रूप से बोलने के बजाय आलाकमान से संपर्क करना चाहिए, जिसने राज्य अध्यक्ष की नियुक्ति की है। वो राष्ट्रीय नेताओं के फैसले को कमजोर कर रहे हैं। जवाब में यत्नाल ने गौड़ा पर निशाना साधा। मालूम हो कि ये कुछ दिनों बाद हुआ है जब यत्नाल ने कलबुर्गी में एक रैली में दावा किया कि भाजपा का अगला मुख्यमंत्री उनके ग्रुप से होगा और वो उम्मीदवार चयन पर अंतिम फैसला लेंगे। ये पार्टी में कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात रही और नेताओं ने कहा कि वो सार्वजनिक रूप से ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं। बांग्लादेश इस समय सांप्रदायिक आग में जल रहा है। हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसे में अमेरिका से एक बड़ा बयान आया है जिसमें कहा गया है कि बाइडेन सरकार ने बांग्लादेश पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, लेकिन अब ट्रंप व्हाइट हाउस लौट रहे हैं। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के पूर्व कमिश्नर जॉनी मूर ने कहा है कि अमेरिका की बाइडेन सरकार ने बांग्लादेश पर अधिक ध्यान नहीं दिया है। ये समय बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के अस्तित्व पर खतरे की तरह है। लेकिन अब ट्रंप आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन ट्रंप अपनी बेहतरीन टीम के साथ पद संभालने वाले हैं। उनकी ये टीम अमेरिकी मूल्यों की पैरोकार है और भारत को एक सहयोगी के तौर पर देखती है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर ओरेशनिक मिसाइलों से हमला करने की धमकी दी है। बता दें, ये एक मध्यम दूरी का हथियार है जिसका इस्तेमाल मॉस्को ने पिछले हफ्ते डिनिप्रो शहर के खिलाफ किया था और पुतिन ने दावा किया है कि इसे किसी भी वायु रक्षा प्रणाली द्वारा मार गिराया नहीं जा सकता है। पुतिन ने गुरुवार को कजाकिस्तान में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम कीव सहित मिलिट्री औद्योगिक सुविधाओं या निर्णय लेने वाले केंद्रों के खिलाफ ओरेशनिक के इस्तेमाल से इनकार नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक ही स्थान पर कई बार इस्तेमाल किया जाए तो हथियार ताकत में न्यूक्लियर हमले के बराबर है। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाने से जुड़े बिल को मंजूरी दे दी है। बिल के पास होने के बाद आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लग जाएगा। ये प्रतिबंध कम से कम 12 महीने बाद लागू किया जाएगा। अगर टेक कंपनियां इस कानून का पालन नहीं करती हैं तो उन पर 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान जाने की संभावना नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से मीडिया के ब्रीफिंग के दौरान पूछा गया था कि क्या भारत 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में टीम भेजेगा। इस पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि बीसीसीआई इसे लेकर एक बयान जारी कर चुका है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो वहां पर उनको सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं, इसलिए ऐसा नहीं लगता है कि टीम वहां जाएगी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।